हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द यूरोप। इस चैप्टर में पहले क्या होता है, इस चैप्टर में जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक पेंटिंग आती है। इस पेंटिंग को फ्रेडरिक सोरियू के द्वारा पेंट किया गया है। फ्रेडरिक सोरियू एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं। इन्होंने इस पेंटिंग को 1848 में बनाया था। इसमें उन्होंने है ना मतलब अपने एक ड्रीम वर्ल्ड को बनाया हुआ है कि भाई जब हमारा वर्ल्ड रिपब्लिक हो जाएगा या फिर जब वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा तो वो वर्ल्ड कैसा दिखेगा, उन्होंने इस चीज को अपनी पेंटिंग में बताया है। और इस वर्ल्ड को उन्होंने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के नाम से बनाया हुआ है। फर्स्ट पेंटिंग में मतलब इस पूरे पेंटिंग की फर्स्ट प्रिंट में उन्होंने अलग अलग कंट्रीज के, अमेरिका, यूरोप, अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग नेशंस के लोगों को दिखाया है जो कि एक लंबी सी ट्रेन में मार्च कर रहे हैं। और जब वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरते हैं तो वो क्या करते हैं, उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज ऑफर करते हैं कि आप भी हमारे साथ हो जाओ। उसके बाद जो हमारी ग्राउंड पे कुछ सिंबल्स दिखाए गए हैं हमारे, जैसे कि कुछ स्कैटर्ड रिमेन्स दिखाए गए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के। तो फिर उसमें है ना जो ये सूर्यू का जो ये यूटोपियन विजन है, इसमें अलग अलग जो वर्ल्ड के लोग हैं वो उनकी अलग अलग कॉस्ट्यूम है, उनके अलग अलग फ्रेंच मतलब फ्लैग्स हैं। फ्रेंच का अलग है, जर्मनी का अलग झंडा है, तो वो अलग अलग फ्लैग्स से वो अलग अलग मतलब ग्रुप किए गए हैं कि ये इस नेशन के लोग हैं, ये इस नेशन के लोग हैं। जो इस प्रोसेशन में सबसे आगे है वो है स्विट्जरलैंड और यूएसए और स्विट्जरलैंड उस टाइम पे नेशन स्टेट बन चुके थे, और जो और कंट्रीज है वो उस टाइम पे नेशन स्टेट नहीं बनी थी। अब हमारा जो फ्रांस का झंडा है वो ट्राई कलर में दिखाया गया है। उसके बाद चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस टाइम पे सोरियू ने 1848 में इस हमारी यूटोपियन विजन को या फिर इस प्रिंट को बनाया था, उस टाइम पे जो जर्मनी है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं था एक नेशन स्टेट के रूप में, लेकिन फिर भी उन्होंने जर्मनी को दिखाया था। जर्मनी के बाद हमारे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड, पोलैंड, रशिया, इन सब कंट्रीज के लोग भी दिखे जाते हैं। ऊपर से हमारे जीसस क्रिस्ट सन्स हमारी इस सीन को देख रहे हैं, और जो ये हमारे जीसस है, सन्स है, ये वर्ल्ड के नेशंस में फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज कर रहे हैं। तो इस पिक्चर में आप अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो ऐसे इसको डिटेल कर सकते हैं कि इस पिक्चर में क्या क्या दिखाया गया है। लोगों का लॉन्ग मार्च दिखाया गया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाया गया, जीसस सन्स दिखाए गए हैं, और स्कैटर्ड इंस्टीट्यूशंस दिखाए गए हैं। और जो लोग हैं वो हमारे अलग अलग झंडों के द्वारा, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स के द्वारा डिफ्रेंशिएट किए गए हैं। अब हमारा 19वीं सेंचुरी तक क्या होता था, जो हमारा नेशनलिज्म है, जो हमारी नेशनलिज्म की भावना है, ये कुछ था ही नहीं। 19वीं सेंचुरी के बाद नेशनलिज्म एमर्ज हुआ है। उसके बाद नेशनलिज्म के वजह से नेशन स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। नेशन स्टेट में क्या होता है कि भाई जो हमारे सिटीजन हैं उसकी भी बात मानी जाएगी, सिर्फ रूलर का राज नहीं चलेगा, और जो हमारे लोग होंगे उनकी एक शेयर्ड हिस्ट्री होगी और उनमें कॉमन आइडेंटिटी की सेंस होगी। अब हमारा जो मेन हमारा मतलब नेशन का आइडिया या फिर नेशनलिज्म का आइडिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आता है। हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था, हमें पता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद फ्रेंच जो रिवॉल्यूशनरीज थे, रिवॉल्यूशनरीज क्या होता है, रिवॉल्यूशनरीज होता है जैसे कि हमारे जो रिवॉल्यूशन करते हैं या फिर जिनको कंजर्वेटिज्म, जो हमारे मोनार्की सिस्टम है वो पसंद नहीं होता, उनको हम रिवॉल्यूशनरीज बोलते हैं। तो जो हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे, जैसे कि उन्होंने अपना एक नया झंडा बनाया फ्रांस का। अपने जो उनका एक रॉयल फ्लैग था उसको रिप्लेस किया, और वो झंडा ट्राई कलर का था। और एक स्टेट जनरल थे, उनको नेशनल असेंबली के नाम से उनका दोबारा नेम रखा गया। अब उनका एक जो हमारा उनका जो काम करने का तरीका था वो एक अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चेंज हो गया था। पहले राजा महाराजाओं की चलती थी, अब ऐसा नहीं था। जो हमारे कस्टम ड्यूटीज वगैरह थे, टैरिफ बैरियर्स वगैरह थे, उनको अबोलिश कर दिया गया था। अब ला पात्री और ले सिटोयन का आइडिया लेके आए थे। ला पात्री होता है फादरलैंड और ले सिटोयन का मतलब होता है सिटीजन, मतलब वो हमारे इस मतलब उस कंट्री के लोग हैं।
ठीक है। अब एक मेजर्स का एक नया सिस्टम हमारा एडॉप्ट किया गया था, और जो फ्रांस है उसकी जो कॉमन लैंग्वेज है वो फ्रेंच बन गई थी। पहले हर जगह पे अलग अलग डायलेक्ट्स, अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज किया गया था, लेकिन अब जो फ्रांस है उसकी एक कॉमन लैंग्वेज बन गई थी फ्रेंच। अब नए नए ओथ्स लिए गए थे, नई नई हमारी शपथ ली गई थी कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब हमारी एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट एक मिलिट्री लीडर थे फ्रांस में। उन्होंने है ना, पहले तो लोग जब वो आए थे तो लोगों ने बहुत अच्छे वो किया था कि भाई हाँ ये सब अच्छा हो रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में जो हमारी डेमोक्रेसी होती है उसको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने 1804 में एक सिविल कोड का इस्टेब्लिशमेंट किया, उसको हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने ना अपने नेपोलियन कोड में मतलब बहुत सारे उन्होंने सही काम भी किए, लेकिन कुछ काम उन्होंने ऐसे कर दिए जिसकी वजह से उन्होंने डेमोक्रेसी को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अपने नेपोलियनिक कोड में उन्होंने क्या किया कि भाई हमारी सबकी इक्वलिटी बिफोर लॉ कर दी, कि भाई जन्म से, जैसे कि हमारे पहले जो क्रिश्चियन वगैरह थे या फिर जो कलर की पीपल थे, नोबल्स थे, उनको बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस मिलती थी। तो उन्होंने बोला अब से बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस किसी को नहीं मिलेंगी और सभी लॉ के इक्वल हैं। और उन्होंने जो हमारा गिल्ड रिस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया था, और राइट टू प्रॉपर्टी कर दिया था कि हर इंसान को, चाहे वो मिडिल क्लास से हो या फिर वो पीजेंट से हो, उनका प्रॉपर्टी पे हक है। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव कर दिया था, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था, और हमारी एक नेशनल करेंसी एक ही बना दी थी। पहले बहुत सारी नेशनल करेंसीज होती थी, तो अब उन्होंने एक ही नेशनल करेंसी को बता दिया गया था। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज हमारे अलग अलग वर्ल्ड के कॉर्नर्स में जाते हैं तो उनका भी अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से उनको वेलकम करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब हमें पता है 18th सेंचुरी तक कोई भी नेशन स्टेट्स थी ही नहीं। हमारा जो ईस्टर्न यूरोप था या फिर जो मेन हमारा सेंट्रल यूरोप था वो मोनार्की के कंट्रोल में था, जो हमारे राजाओं का राज चलता था। कलर की पीपल, नोबल्स पीपल, इनको ज़्यादा प्रिविलेजेस दी जाती थी। कोई एक नेशन में या फिर एक कंट्री में कोई कॉमन कल्चर तो था ही नहीं। एक ही कंट्री में अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहले अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल ले तो इंडिया में अलग अलग टाइप के कोई अलग कहीं कहीं रहते थे। ऐसे ही हमारा एक एग्जाम्पल, जैसे कि हम ले मेन एग्जाम्पल हैब्सबर्ग एम्पायर का, तो हैब्सबर्ग एम्पायर में क्या होता था, अलग अलग टाइप के लोग, जैसे कि हम बात करें ऑस्ट्रिया हंगरी, बोहिमिया, एल्पाइन रीजन, गैलिसिया, सडरलैंड, हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर ये सभी कंट्रीज आती थी। और उसमें क्या होता था, हंगरी में ज्यादा पॉपुलेशन magyarबोलती थी और जो आधी पॉपुलेशन तो magyar बोलती थी, आधी जो बच गई वो अलग अलग बोलती थी, कोई कोई लैंग्वेज बोलती थी, कोई कुछ लैंग्वेज बोलती थी। गैलिशिया में जो अरिस्टोक्रेसी थे वो पोलिश बोलते थे, आधे लोग रशियन बोलते थे, आधे कोई और लैंग्वेज बोलते थे। अब है ना, इनमें कुछ यूनिटी नहीं थी, पॉलिटिकल यूनिटी कुछ था ही नहीं, उसमें कोई सेंस ही नहीं थी उनमें पॉलिटिकल यूनिटी की। बस क्या था कि वो एक जगह रहते हैं और वो सभी एक ही राजा के द्वारा रूल किए जाते हैं, इसलिए वो एक हमारा रीजन बन जाता था। लेकिन कुछ कॉमन कल्चर या फिर कलेक्टिव आइडेंटिटी उनकी नहीं थी, तो इसलिए हमारे नेशन स्टेट्स नहीं थी कोई 18th सेंचुरी तक तो नहीं थी। अब हमारे नेक्स्ट आता है अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास। अरिस्टोक्रेट्स और मिडिल क्लास जब हमारी आती है, जब वो मिडिल क्लासेस हमारी न्यू जो वर्किंग क्लासेस आती है, फिर उनका क्या राय होती है, तो हमारा अरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स में कुछ डिफरेंस है। हमें पता है अरिस्टोक्रेट्स हमारे नोबल पीपल होते थे जो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, तो अरिस्टोक्रेट्स वो सोशली भी पावरफुल होते थे और वो इकोनॉमिकली भी पावरफुल होते थे, उनके पास पैसा भी बहुत था और उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा थी। पीजेंट्स ना तो वो इकोनॉमिकली इतने पावरफुल थे, ना वो सोशली इतने पावरफुल थे, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था। वो जो अरिस्टोक्रेट्स थे वो एक ही टाइप के लाइफ जीते थे, सभी नोबल लाइफ जीते थे। लेकिन पीजेंट्स में क्या था, कुछ थोड़े से बड़े किसान भी थे, कुछ थोड़े से मतलब बिल्कुल, कुछ तो ऐसे भी थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, कुछ ऐसे ही नहीं थे जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, वो दूसरों की ज़मीनों पर काम कर रही हैं।
इनकी खुद की स्टेट्स होती थी, खुद के हाउसेज होते थे, और पीजेंट्स के पास खुद की तो जमीन होती ही नहीं थी, और कुछ तो लैंडलेस ही होते थे। और जो अरिस्टोक्रेट्स है ना, उनकी मतलब उनको है ना मैरिजेस के थ्रू कनेक्ट किया जाता था, मतलब बेटे की बेटी, दो अलग अलग फैमिली थे उनकी शादी कर देते थे। अब पीजेंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता था। जो अरिस्टोक्रेट्स थे वो माइनॉरिटी में थे, और जो हमारे पीजेंट्स थे वो मेजोरिटी में थे। वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में नहीं थे, लेकिन जो हमारे पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में थे। अब है ना, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे यूरोप में आया, तो एक नई सोशल क्लास, एक नई वर्किंग क्लास, जिसको हम मिडिल क्लास के नाम से भी जानते हैं, उसका एमरजेंस हुआ। इस क्लास में ज़्यादातर बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स ये ज़्यादा होते थे। उनको है ना, मतलब जो हमारी अरिस्टोक्रेटिक को, नोबल्स को जो हम प्रिविलेजेस मिलती थी, वो उसके अगेंस्ट थे। इसके बाद वो एक साथ हो गए, जो ये अलग अलग वर्किंग क्लास थे वो एक साथ हो गए। उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब फाइट भी करी कि भाई रिवॉल्यूशंस भी करे कि भाई मोनार्की खत्म हो और एक नई रिपब्लिक आए फ्रांस में, या फिर और पूरे ऑल ओवर यूरोप में, वर्ल्ड में। अब हमारा लिबरल नेशनलिज्म आता है। तो लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है? लिबरलिज्म होता है एक है ना लेटिन वर्ड है फ्री, जिसका मतलब होता है, मतलब एक लेटिन वर्ड है लिबर, जो फ्री से होता है कि भाई हर एक को लॉ के अकॉर्डिंग वो सब इक्वल हैं, मतलब उनमें कोई उनको प्रिविलेजेस नहीं मिलते, और उनको मतलब ऊंचा नीचा अमीर गरीब देख के किसी तरह का भी उनके साथ भेदभाव ना हो। अब एक तो होता है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, एक होता है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म। पॉलिटिकल लिबरलिज्म होता है क्या कि भाई कोई भी अरिस्टोक्रेसी ना हो, किसी को अपनी नोबल या फिर जो चर्च के लोग होते हैं उनको कोई भी प्रिविलेजेस ना मिले, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट काम करे, मोनार्की सिस्टम ना हो, राजा का रूल ना हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा या फिर जो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, वो ही रूल करेगी। और उसमें क्या, इसमें भी क्या हुआ कि भाई जो विदाउट प्रॉपर्टी और जो वुमेन थी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, वो मैन और जितनी भी वुमेन थी, उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे इस पॉलिटिकल लिबरलिज्म में भी। लेकिन है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ था, लेकिन उनमें ये नहीं थी कि भाई यूनिवर्सल सफरेज है। यूनिवर्सल सफरेज मतलब हर 18+ मैन को या फिर वुमेन को वोटिंग राइट मिल जाते हैं, ये उसमें नहीं था, क्योंकि हमारी विदाउट प्रॉपर्टी वाले मैन और जो वुमेन थी उनको तो कोई राइट दिया ही नहीं गया था। सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो कमाते हैं, उन मैंस को ही वोटिंग राइट्स थे, और वो ही हमारे इलेक्ट हो सकते थे, और तो हो ही नहीं सकते थे। बस जब जैकोबिन का पीरियड आया था, तब जो सभी मैंस वोट दे सकते थे, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, लेकिन वुमेन तो तब भी नहीं दे सकती थी। फिर नेपोलियनिक कोड आ गया, उसके बाद तो जो हमारे विदाउट प्रॉपर्टी वाले मैन है, उनकी भी हमारी जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है या फिर जो वोट राइट टू वोट है, वो छिन गया था। 19 और 20 सेंचुरी में फिर वुमेन्स ने, नॉन प्रॉपर्टी मैन ने, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स करे कि भाई हमें भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म में बेशक कुछ भी था, राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ था, लेकिन फिर भी जो विदाउट प्रॉपर्टी मैन और जो वुमेन है उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। जैकोबिन के टाइम पे वो हर मेल को वोटिंग राइट्स थे, लेकिन वुमेन को फिर भी नहीं थे। ये आप बता सकते हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा अब आता है जोल्वरीन आता है। अब एक कस्टम यूनियन, मतलब ये हमारा जो प्रशिया है ना, 1834 में इसने प्रशिया ने किया था जोल्वरीन या फिर कस्टम यूनियन को स्टार्ट किया था। इसमें इन्होंने क्या किया, टैरिफ बैरियर्स को अबोलिश कर दिया। मतलब देखो पहले क्या होता था, अगर एक हमारा कोई भी ट्रेडर है, उसको एक कंट्री से, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी जाना है, तो उसको है ना कम से कम बहुत सारे, जैसे कि मान लो कम से भी कम 30 टैरिफ बैरियर्स को देके जाना पड़ता था। अब मान लो वो कमाता है 40,000, उसमें से उसका 30% तो टैक्स में ही चला गया। 30 बैरियर्स वो देगा अलग अलग जगह पे, अपनी हर एक जगह की अलग अलग करेंसी होगी, अलग अलग कुछ होगा। कहीं उसका मान लो ₹1 का कहीं तो है $200, कहीं हो गया उसका $275, तो उसका तो ऐसे बहुत सारा खर्चा हो जाता था। इसको कम करने के लिए जो प्रोशिया उसने कस्टम यूनियन बनाया, इसमें क्या हुआ, इन्होंने टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया और नंबर ऑफ करेंसीज 30 से 2 कर दी गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एक 1815 के बाद एक नया कंजर्वेटिज्म हमें दिखता है। कंजर्वेटिज्म से पहले हमें ये देखना है कि भाई कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं। कंजर्वेटिव्स होते हैं मतलब पुराने ख्यालात वाले लोग, जो हमारे मानते हैं कि जो हमारी सोसाइटी का जो ट्रेडिशनल है या फिर जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है, मोनार्की है,
सॉरी मोनार्की है, चर्च है, फैमिली है, या फिर जो हमारा अरिस्टोक्रेसी है, जो इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव्स। हम एग्जांपल लिख सकते हैं मोनार्की, चर्च और ऑटोक्रेटिक्स, नोबल्स, ये सब। इनको क्या लगता था कि भाई जो हमारी जैसे कि जो क्या है ऑटोक्रेटिक है, या फिर जो अगर हम सर्फडम को, फ्यूडलिज्म को अबोलिश कर देंगे, जो हमारी न्यू रिपब्लिक आ रही है इसको अबोलिश कर देंगे, या फिर हम इन सब को अबोलिश कर देंगे, न्यू वर्किंग क्लास को आने ही नहीं देंगे, तो हम जो हमारी ऑटोक्रेटिक प्रिविलेजेस है या फिर जो राजा वाली जो लाइफ थी उसको हम रख सकते हैं। कुछ का मानना था कि भाई नई सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, जो हमारा पुराना रहन सहन है वही चलना चाहिए, उनको बोलते हैं हम कंजर्वेटिव्स। अब उन्होंने क्या किया, 1815 में नेपोलियन की डेथ हो जाती है कंजर्वेटिव्स के द्वारा। ब्रिटेन, रशिया और प्रूशिया, ये कुछ कंजर्वेटिव्स, 4 कंजर्वेटिव कंट्रीज थी जिन्होंने बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हटा दिया था। 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि भाई नेपोलियन को कहाँ या फिर कौन सी बैटल में और कब हराया गया था, तो बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में, और ये कंजर्वेटिव्स के द्वारा हराया गया था। अब हमारी कंजर्वेटिव्स जब वाटरलू में नेपोलियन को हरा देते हैं तो हम क्या होता है, तो अब वो ट्रीटी ऑफ वियना साइन करते हैं 1815 में, और वो ट्रीटी ऑफ वियना वो वियना पर ही साइन करते हैं। इसको जो मैंने बोला था 4 कंजर्वेटिव नेशंस ने हटाया था, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रूशिया, ये 4 हमारे नेशंस थे। ये वियना पे ट्रीटी साइन करते हैं, और इस ट्रीटी को या फिर जब वो ट्रीटी साइन कर रहे थे उस सेरेमनी को होस्ट किया गया था, एक ऑस्ट्रियन काउंसलर थे ड्यूक मेटरनिच, उनके द्वारा इसको होस्ट किया गया था। जो ड्यूक मेटरनिच थे वो भी अपनी मतलब बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव्स थे। अब इसको साइन क्यों किया गया था, अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको साइन किया गया था ताकि नेपोलियन डिफीट के बाद यूरोप में कंजर्वेटिज्म हम वापस ला सके। हमें पता है न्यू रिपब्लिक आ गई थी, लेकिन वो यूरोप में कंजर्वेटिज्म को वापस लाने के लिए उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया। तो ये ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में अगर आप ये 4 पॉइंट लिखोगे तो इनफ है। अगर थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का आ जाए तो आप चेंजेस ब्रोट भी लिख सकते हो। चेंजेस ब्रोट में क्या होता है कि भाई अब ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया गया तो उससे क्या क्या चेंजेस आए। जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको फ्रांस में वापस लेके आ गया। फ्रांस को जितनी भी फ्रांस ने टेरिटरीज जीती हुई थी, फ्रांस की सारी टेरिटरीज चली गई थी। अब है ना फ्रांस आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि ये फ्रांस का एरिया है तो फ्रांस इस एरिया से आगे ना बढ़ सके, तो यहाँ पे उन्होंने टेरिटरीज को बना दिया था, क्योंकि फ्रांस बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहा था। तो फ्रांस अपना एक्सपेंशन ना कर पाए, इसलिए उन्होंने बहुत सारी बाउंड्रीज को बना दिया था। अब नेपोलियन ने क्या किया था, 39 स्टेट्स का एक जनरल, जर्मनी की 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन किया था, लेकिन उसको उन्होंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। अब नीदरलैंड के किंगडम को नॉर्थ में बना दिया गया, और जो हमारा साउथ में पियोडम था इटली में, उसमें जियोनिया को ऐड कर दिया गया। प्रूशिया को वेस्टर्न फ्रंटियर्स दिए गए, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली दे दिया गया, और हमारी रशिया को पोलैंड दे दिया गया। जब वो पोलैंड आगे जाके पोलैंड वार होता है तो इसलिए रशिया को वियना में ही पोलैंड दिया गया था। प्रशिया को सैक्सनी का एक पार्ट दे दिया गया। तो ये बहुत सारे चेंजेस जो है वो ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से आए। अब हमारा रिवॉल्यूशनरीज आते हैं। जब ये सब चीजें कंजर्वेटिव्स आ गए तो रिवॉल्यूशनरीज भी आएंगे। रिवॉल्यूशनरीज क्या होते हैं, रिवॉल्यूशनरीज वो लिबरल नेशनलिस्ट होते हैं, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। वो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं और वो मिडिल क्लास होते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे में अरिस्टोक्रेटिक्स का रूल हो। वो चाहते हैं कि भाई मोनार्की सिस्टम हो ही ना, वो मोनार्की सिस्टम को ओवरथ्रो करना चाहते हैं। अब भाई क्या हुआ, जब रिवॉल्यूशनरीज आए तो उनको थोड़ा सा डर था कि भाई कहीं उनका रिप्रेशन ना हो जाए, कहीं उनको जेल ना हो जाए, कहीं उनको मार ना दिया जाए। तो उन्होंने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बना ली, जैसे कि हमारी गिसिसिप्पी मजीनी आगे आएंगे, उन्होंने भी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी इटली में भी। तो
ऐसे हमारे रिवॉल्यूशनरीज आते हैं। रिवॉल्यूशनरीज का ऑब्जेक्टिव पहला तो कि भाई उनको मोनार्कियल सिस्टम को वो अपोज करते थे, उसके बाद उनको फ्रीडम चाहिए होती थी, लाइब्रेटीज चाहिए होती थी, और जो ऑटोक्रेटिक रिगाइम है उसको तो वो मानते थे ही नहीं। अब हमारे एक ऐसे ही रिवॉल्यूशनरी है गिसिसिप्पी मजीनी, जो गिसिसिप्पी मजीनी के बारे में 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आ सकता है। तो जो गिसिसिप्पी मजीनी है उनका जन्म होता है 1807 में गेनोवा में। उन्होंने 2 सोसाइटीज को फाउंड किया था, एक तो मार्शलीज में और एक बैरने में। मार्शलीज में तो यंग इटली और हमारी यूरोप, बैरने में यंग यूरोप नाम की उन्होंने 2 सोसाइटीज को फॉर्म किया था। वो उनका मानना था कि भाई जो गॉड है, गॉड ने नेशंस को अपने एक मैन काइंड के अलग अलग नेचुरल यूनिट्स के तरह बनाया है। और जो मेटरनिच है, मेटरनिच एक कंजर्वेटिव्स थे और हमारे गिसिसिप्पी मजीनी एक रिवॉल्यूशनरी थे। तो मेटरनिच ने बोला था कि भाई वो हमारे सोशल डिसऑर्डर मतलब जो कंजर्वेटिव लोग हैं उनके लिए सबसे डेंजरस एनिमी है गिसिसिप्पी मजीनी। तो अब हमारे एज ऑफ रिवॉल्यूशंस आते हैं 1830 से 1848 के बीच में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस होते हैं। 3 रिवॉल्यूशन है, जुलाई रिवॉल्यूशन, ब्रसल्स रिवॉल्यूशन और ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जुलाई रिवॉल्यूशन होता है 1830 में। इसमें क्या हुआ था, इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया था। जो हमारा फ्रांस था उसमें जो हमारा मोनार्की सिस्टम था, एब्सोल्यूट मोनार्की था, उसको हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया था कि जो राजा होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना होगा उसके हिसाब से रूल करेगा, और इस का हेड बना लुइस फिलिप्पी। नेक्स्ट है ब्रुसेल्स रिवॉल्यूशन। ब्रुसेल्स रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, जो बेल्जियम था वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट था। ब्रुसेल्स रिवॉल्यूशन के बाद बेल्जियम जो है वो यूके से तो वो अलग हो गया था। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्या होता था, जब हमें पता है 15वीं सेंचुरी से जो ग्रीस था वो ओटोमन एम्पायर का एक पार्ट था। भाई जो ग्रीक के लोग थे उनको कुछ नेशनलिस्ट थे ग्रीक्स में, जिनको लगता था कि भाई हमें अपनी खुद की इंडिपेंडेंस चाहिए। तो उनको अब जो दूसरे ग्रीक के लोग थे उनसे भी बहुत सपोर्ट मिला, और जो दूसरी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उनको है ना ग्रीक को लेके उनके जो उनका क्या बोलते हैं एंशियंट ग्रीक कल्चर होता है उससे बहुत ज़्यादा सिंपथी थी। तो उसकी वजह से जो ग्रीस है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था। तो उस सपोर्ट के कारण ही जो ग्रीस है वो हमारा 1832 में एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था, और वो इंडिपेंडेंट नेशन बना ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की तहत। तो अगर क्वेश्चन आए ग्रीस कैसे इंडिपेंडेंट नेशन बना, तो विच ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और जो ये ट्रीटी थी ये है 1832 की ट्रीटी। नेक्स्ट हमारा आता है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। मतलब हमारे एक रोमांटिसिज्म क्या होता है, हमारी की एक कल्चरल मूवमेंट होती है जो कि जिसकी और तो हमारे रिवॉल्यूशन करके फाइट करके हमारी कुछ मूवमेंट करते हैं। ये एक कल्चरल मूवमेंट है जिसमें लोगों के जो हमारे नेशन के प्रति जो सेंटिमेंट्स हैं उनको डेवलप करके ये मूवमेंट लड़ी जाती है। उनको डेवलप जैसे कि हम आर्ट्स के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, जैसे हमें पता है लोगों का एक कॉमन हेरिटेज होता है, कल्चर होता है, उनको अपने नेशन के प्रति एक लगाव होता है, एक ग्लोरिफिकेशन होती है। तो इन सब चीजों से हमारी कल्चरल मूवमेंट हुई थी। अब हमारे एक जर्मन फिलोसोफर थे जॉन गोटफ्राइड हर्डर, अगर ये पूरा नेम लर्न हो जाए तो सही है, वरना अगर आप जॉन हर्डर भी या फिर सिर्फ मिस्टर हर्डर भी करेंगे तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए थे, एक तो दास वोक का और एक वोल्फजिस था। दास वोक में इन्होंने बोला कि भाई कल्चर जो है वो कॉमन पीपल के उसमें ही दिखा जा सकता है, और वोल्फजिस मतलब इसका मतलब होता है ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, की एक नेशन के प्रति आपकी सच्ची भावना क्या है। तो इन्होंने ये 2 कॉन्सेप्ट्स दिए थे नेशन को लेकर। नेक्स्ट अब लैंग्वेज ने भी है ना इसमें जो कल्चरल मूवमेंट थे या फिर जो रोमांटिक मूवमेंट्स थे इसमें लैंग्वेज ने भी अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जो हमें पता है 18वीं सेंचुरी में रोमन जो पोलैंड जो है वो अलग अलग ग्रेट पावर्स के बीच में बटा हुआ था, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया के बीच में। जो पोलैंड है वो अपने एक इंडिपेंडेंट नेशन के थ्रू नहीं एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसमें उसके मतलब जो पोलैंड के लोग थे उन्होंने अपने देश के प्रति, अपने नेशन के प्रति नेशनल फीलिंग्स थी, और वो नेशनल फीलिंग्स रही थी म्यूजिक के थ्रू और लैंग्वेज के थ्रू। मतलब जो हमारे एक कोरोल कुर्पिनिस थे उन्होंने ना अपने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया
था ओपरास के थ्रू, म्यूजिक को बजा के। और जो उनके पोलैंड के लोगों के जो फोक डांस हैं, जैसे कि पोलैनीज एक उनका फोक डांस है, उनको उन्होंने अपना लड़ाई का एक सिंबल बनाया। उन पोलैंड के लोगों ने लैंग्वेज को अपनी एक विपन की तरह यूज किया कि भाई उनकी खुद की एक लैंग्वेज है और वो भी एग्जिस्ट करते हैं। अब पोलिश लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज के बीच में पोलैंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन जो हमारी रशिया पीपल थी वो मेजोरिटी में थी, पावर में थी। तो हमारे बहुत सारे प्रीस्ट्स थे, बिशॉप्स थे, जिनको साइबरिया में या फिर जेल में डाल दिया गया रशियन अथॉरिटीज़ के द्वारा, कि ताकि भाई वो, क्योंकि उन्होंने ना रशियन लैंग्वेज में प्रीच करने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला हम पोलैंड के लोग हैं, हमारी खुद की लैंग्वेज है, तो हम अपनी लैंग्वेज में प्रीच करेंगे, ना कि रशियन लैंग्वेज में। तो ऐसे बेशक उनको, पोलैंड के लोगों को कुछ सफलता नहीं हुई, वो खुद के नेशन नहीं बना सके, लेकिन हमें ये पता लग गया कि उनमें कितनी ज्यादा लैंग्वेज को लेके अपने देश के प्रति कितनी ज्यादा भावना थी। नेक्स्ट हमारे डे जाते हैं हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवार्ड। मतलब हमारे 1830 के बाद क्या हुआ था, यूरोप में इकोनॉमिक हार्डशिप स्टार्ट हो गई थी, हमारा फिर ग्रेट डिप्रेशन भी आ गया था। इसमें हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, हमारी जॉब्स कम थी, लेकिन हमारी जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। जॉब्स कम थी और हमारी जो एम्प्लॉयड हो रहे थे लोग वो बहुत ज़्यादा, वो भी बिल्कुल ही कम थे। हम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी। लोग जो गांव के लोग थे वो ये सोच के कि उन्हें शहरों में नौकरियां मिलेंगी, वो गांव से शिफ्ट हो रहे थे शहरों में। इसकी वजह से अरिस्टोक्रेसी पावर में थे, जो पीजेंट्स है उनको बहुत ज्यादा अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इससे क्या हुआ, फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि फूड की शॉर्टेज हो गई थी, हमारा फूड खराब हो गया, तो फूड के प्राइसेस तो बिल्कुल ही इंक्रीज हो रहे थे और फूड था ही नहीं। तो लोगों को है ना लंबी लंबी लाइनों में लग के अपनी लाइन के लिए, और इतना इतना पैसा वो करके यूज करके उनको क्या बोलते हैं, पैसा पे करके उनको थोड़ा थोड़ा प्राइस मिलता था। एक बार एक एग्जांपल है, एक कार्ट में पैसे रख के एक वो आता है, वो उन सारे पैसों को देके सिर्फ एक पाव लेके जाता है। तो इससे पता लगता है कि भाई उस टाइम पे कितनी ज्यादा हंगर हार्डशिप के दिन थे। अब हमारा इसी में एक आता है सिलेशियन रिवोल्ट। ये रिवोल्ट हुआ था 1845 में। ये कॉटन कॉन्ट्रैक्टर और कॉटन वीवर के बीच में हुआ था। क्या हुआ था, जो हमारे कॉटन कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने भाई उनको, जो हमारे जो वीवर थे उनको रॉ मटेरियल दे दिया और उनको ऑर्डर्स दे दिए कि आप टेक्सटाइल्स को फिनिश कर दीजिए, मतलब आप प्रोडक्ट बना दीजिए। तो वीवर्स ने प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने ना उनकी पेमेंट्स को बहुत ही कम कर दिया। जैसे कि मान लो उनको पेमेंट मिलनी थी 1000 रुपए, तो उनकी पेमेंट उनको सिर्फ 200 रुपए ही दी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो वीवर्स थे उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो उन कॉन्ट्रैक्टर्स के घर की तरफ गए और उनको बोला कि हमें अपना पूरा पैसा मिलना चाहिए। उसमें क्या हुआ भाई, जो हमारे वीवर्स थी उनकी डिमांड को कंसीडर ही नहीं किया गया। वीवर्स ने उनके घरों को तोड़ दिया। अब भाई जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स थे, तो उन्होंने भाई जो आर्मी थी, पुलिस थी, उनका सहारा लिया और फिर उस झड़प में 11 वीवर्स की इस रिवोल्ट में, सिलेशियन रिवोल्ट में मौत हो गई। नेक्स्ट हमारा आता है रिवॉल्यूशन, लाइबर्स का रिवॉल्यूशन 1848 में। जो पेरिस की पॉपुलेशन थी उसने फूड शॉर्टेज के लिए, और जो उनमें इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी वहां पे, इसके लिए उन्होंने रिवोल्ट किया था। और अब इसमें क्या हुआ भाई, बैरिकेड्स को पाड़ दिया गया, मतलब फोड़ दिया गया। और जो वहां के राजा थे, जो हमने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई थी जुलाई रिवॉल्यूशन की वजह से, और लुइस फिलिप्पी वहां के राजा बने थे। तो लुइस फिलिप्पी को देश छोड़ के भागना पड़ गया था, क्योंकि पेरिस में बिल्कुल बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए थे। अब जो हमारी नेशनल असेंबली बनी थी हमारी, उसने फ्रांस को एक रिपब्लिक की तरह बना दिया गया था। पहले थे नॉन प्रॉपर्टी मैन और प्रॉपर्टी मैन। अब जितने भी एडल्ट मेल से 21 साल से ऊपर के, उनको सफरेज दे दिया गया, राइट टू वोट दे दिया गया, राइट टू वर्क दे दिया गया, और नेशनल वर्कशॉप्स बनाई गई, अलग अलग टाइप की वर्कशॉप बनाई गई, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ये हुआ था हमारे 1848 में, जो लाइबर्स का रिवॉल्यूशन हुआ उसके एक इम्पैक्ट के थ्रू। अब हमारा जैसे कि जो फ्रांस में हुआ कि भैया एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा ये रिवोल्ट रखा गया, मोनार्की को एबोलिश कर दिया गया। तो क्या होता था, फ्रांस, एक बात बोली गई थी कि है ना, व्हेन फ्रांस कव्स ऑल द
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेज कोल्ड। मतलब जब फ्रांस छींकता है तो सभी को जुकाम हो जाता है। मतलब जो भी फ्रांस में होता था वो सब उसका इनडायरेक्टली डायरेक्टली इम्पैक्ट होल ओवर द वर्ल्ड पे पड़ता था। जो इस जैसे कि अब इसमें रिवोल्ट हुआ तो जो दूसरे नेशन के लोग थे या फिर जो दूसरे नेशंस थे, जर्मनी, इटली हो गया, हंगरी एम्पायर, पोलैंड हो गया, उनको भी लगा कि हमारी भी खुद की एक नेशन स्टेट होनी चाहिए, हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमें भी प्रेस की, हमें भी हर चीज की फ्रीडम मिलनी चाहिए जैसे फ्रांस को मिली। तो अब हमारा जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में जो हमारे मिडिल क्लास के लोग थे या फिर जो वर्किंग क्लास थे वो फ्रैंकफर्ट, हमारा जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है वहां पे इकट्ठा होते हैं और वो बोलते हैं कि जैसे फ्रांस में नेशनल असेंबली है, जर्मनी की भी एक खुद की नेशनल असेंबली हो, और वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं कि भाई वो बोलते हैं कि जर्मन नेशन में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, लेकिन जो हमारी जर्मनी है वो मोनार्क के द्वारा ही हेड की जाएगी, लेकिन जो हमारा मोनार्क होगा वो पार्लियामेंट के थ्रू चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी। अब हमारा जो वहाँ के प्रूशिया के राजा थे, जर्मनी में प्रूशिया का रूल चल रहा था, तो प्रूशिया के जो राजा थे फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर, तो उन्होंने बोला कि उनको बोला गया कि आप ऐसे मान लो, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मैं तो ये बात नहीं मानूंगा, और वो जो दूसरे राजा थे उनके साथ वो मिल गए और उन्होंने इस असेंबली को इलेक्ट किया। जो हमारे वुमेन थे, हमें पता है वुमेन्स को कोई भी राइट नहीं थे, लेकिन फिर भी वुमेन्स ने अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई, उन्होंने अपने खुद के न्यूज़पेपर बनाए, उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स में, पॉलिटिकल जो हमारे धरने होते थे, स्ट्राइक्स होती थी, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्ट लिया। फिर भी उनको हमारी जो राइट टू वोट था, जो हमारे इलेक्शंस या फिर असेंबली को चुनने के लिए जो इलेक्शंस होते थे, उनमें उनको फिर भी कोई राइट नहीं मिला। अब हमारी जर्मनी की यूनिफिकेशन होती है कैसे, अब हम ये देखेंगे कि जो जर्मनी है वो कैसे यूनिफाइड होता है या फिर कैसे बनता है। अब हमारी जो जर्मन मिडिल क्लास थी वो चाहती थी कि हमारी जो जर्मनी है उसका यूनिफिकेशन हो, तो हमारी जैसे कि हमारे प्रूशिया के जंकर्स होते हैं, जंकर्स को हम बोलते हैं लार्ज लैंड ओनर्स, मतलब जिनके पास बहुत सारी जमीन हो, इनको लाइबर्स को इनके द्वारा, जंकर्स के द्वारा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया। अब प्रूशिया में ओटो वोन बिस्मार्क, अगर नाम आ जाए कि जर्मनी का यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा हाथ किसका है, तो ओटो वोन बिस्मार्क का इसकी यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा हाथ है। तो उन्होंने एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट की या फिर इस जर्मनी को यूनिफिकेशन के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट की। 7 साल में 3 युद्ध हुए, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। प्रूशिया ने 7 सालों में 3 युद्ध किए थे और तीनों में जीतने के साथ प्रूशिया की जीत हुई, और उसके बाद जो जर्मनी है उसका जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। जो हमारे प्रिंसेस हैं, वहाँ के जो राजा है, जर्मन स्टेट्स के दूसरे लोग हैं, जो प्रूशिया का चीफ था, जो बिस्मार्क है, जो हमारे जिन्होंने जर्मनी की यूनिफिकेशन की है, वो हमारे एक वर्सलीज में एक पैलेस है हॉल ऑफ मिरर्स नाम का। जनवरी 1871 में वो वहां सब इकट्ठा हुए और फिर हमारे जो कैसर विलियम वन है उनको जर्मनी का एम्पायर घोषित किया गया, और फिर हमारा जो जर्मनी है उसका यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया था। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन या फिर कैसर विलियम वन को जर्मनी का एम्पायर कब घोषित किया गया, तो जनवरी 1871 में हॉल ऑफ मिरर्स में, वर्सलीज के पैलेस में। अब हमारी आती है ऐसे ही इटली की बात। जैसे हमारे जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई वैसे इटली की होती है। इटली में क्या था, इटली में बिल्कुल अलग केस था। इटली को है ना, इटली जो है वो 7 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो गया था। पहले ही मिसिसिपी मजीनी जो हमारे रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने यंग इटली की फॉर्मेशन की थी। वो चाहते थे कि वो भी यंग इटली को यूनिफाई करना चाहते थे, लेकिन वो फेल हो गए थे। अब हमारे जो सार्डिनिया पाइडमेंट रूलर थे, विक्टर इमैनुअल सेकंड थे, वो ही मतलब इटली को यूनिफाई, अब उनको लगा कि भाई उनको लगा कि अब वो इटली को यूनिफाई कर सकते हैं। अब उन्होंने, उनका चीफ मिनिस्टर था कैवोर, जो कैवोर था उनको उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी कि भाई आप इटली को यूनिफाई करे। जो हमारे कैवोर थे वो ना तो कंजर्वेटिव थे, ना वो मतलब किसी के पक्ष में लेने वाले हिस्सेदारी नहीं थे, वो किसी भी साइड नहीं बोलते थे। अब हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे, जो एक कैवोर थे, इन्होंने इटली को यूनिफाई किया। उन्होंने भी बहुत अलग अलग, उनको पता है वो मूवमेंट्स मतलब वोट्स के थ्रू ही जीत सकते हैं। ऐसे तो 7 स्टेट्स को, वो अलग अलग 7 स्टेट्स में डिवाइड थी। अब उन्होंने बहुत सारे वोट्स किए। लास्ट में उन्होंने 1860 में वो स्पेनिश रूलर्स को उन्होंने ड्राइव आउट कर दिया, मतलब उसको वॉर में हरा दिया। और
1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड ही हमारे जो यूनाइटेड इटली, पहले इटली अलग अलग था, अब इटली यूनिफिकेशन हो चुकी थी, तो विक्टर इमैनुअल सेकंड को 1861 में प्रोक्लेम्ड किंग बना दिया यूनाइटेड इटली का। अब हमारा आता है ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस। तो ब्रिटेन क्या होता है, अब हमारे ना 18th सेंचुरी में 4 टाइप के एथनिक ग्रुप थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश और इरिश। अब हमारा क्या हुआ, इंग्लिश पार्लियामेंट में 1688 में ही मोनार्की से पावर सीज कर ली थी कि भैया मोनार्की रूल नहीं चलेगा, पार्लियामेंट रूल चलेगा। उन्होंने बहुत प्लानिंग कर रखी थी इंग्लिश वालों ने। अब क्या हुआ, उन्होंने ना मतलब एक एक्ट बनाया, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो 1707 में क्या किया, उन्होंने एक एक्ट बना दिया। इस एक्ट की वजह से ही हमारा यूके जो हमारा है आज यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उसका फॉर्मेशन हुई। अब हमारा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो इंग्लिश मेंबर्स के द्वारा डोमिनेट किया जाता था। अब हमारे जो स्कॉटिश पीपल थे या फिर जो स्कॉटिश बोलते थे, इरिश बोलते थे, उनको मतलब बहुत ज़्यादा रिप्रेशन फेस करना पड़ता था। वो अपनी गायलिक लैंग्वेज नहीं बोल सकते थे, वो अपनी स्कॉटलैंड की नेशनल ड्रेस नहीं पहन सकते थे। अब तो एक्ट ऑफ यूनियन उन्होंने स्कॉटलैंड के उसमें साइन करवा लिया कि भैया आप ऐसे ऐसे साइन कर दो, हम इक्वल राइट देंगे। लेकिन वो इंग्लिश लोगों के द्वारा डोमिनेट किया जाता था। स्कॉटिश पीपल, स्कॉटलैंड के लोग ना तो अपनी लैंग्वेज बोल सकते थे, ना अपना मन चाहे कर सकते थे। अब आयरलैंड में क्या हुआ, ये तो हो गया स्कॉटलैंड का केस। अब आयरलैंड का क्या हुआ, 2 कंट्रीज बन गई, ब्रिटेन और हमारी स्कॉटलैंड। अब आयरलैंड में क्या होता है, आयरलैंड में 2 टाइप के लोगों की वजह से, एक तो कैथोलिक्स और एक प्रोटेस्टेंट्स, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं लड़ाई चल रही थी। तो है ना जो मतलब ब्रिटिश थे उन्होंने बोला या फिर इंग्लिश पार्लियामेंट ने बोला कि हम प्रोटेस्टेंट्स के साथ हो गए वो कि भाई कैथोलिक माइनॉरिटी में है, प्रोटेस्टेंट्स ज़्यादा में है। तो उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसे ऐसे हम आपका साथ देंगे, तो उन्होंने उसको साथ दे दिया। और इसकी हेल्प से, इंग्लिश पीपल की हेल्प से, जो हमारे आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो कैथोलिक, जो हमारे कैथोलिक लोग हैं उनके ऊपर उन्होंने डोमिनेंस कर लिया। अब हमारे कैथोलिक्स के लिए वोल्फ टोने ने 1801 में हमारा युद्ध लड़ा। और फिर जो इंग्लिश पार्लियामेंट है या फिर जो इंग्लिश लोग हैं उन्होंने आयरलैंड को 1801 में फोर्सिबली जो हमारा यूके है उसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। तो एक्ट ऑफ यूनियन की वजह से स्कॉटलैंड और आयरलैंड दोनों ग्रेट ब्रिटेन में आ गए और इसकी वजह से यूके का फॉर्मेशन हुआ। अब जो हमारा न्यू ब्रिटेन बना उसमें इंग्लिश कल्चर डोमिनेट था। उनका जो ब्रिटिश फ्लैग था यूनियन जैक, ये उनका नेशनल फ्लैग था। नेशनल लैंग्वेज उनकी इंग्लिश थी और जो उनका नेशनल एंथम था वो था गॉड सेव आवर नोबल किंग। नेक्स्ट हमारा अब नेशन को है ना विजुअलाइज करने का अलग अलग सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। तो है ना आर्टिस्ट ने क्या किया, आर्टिस्ट ने नेशन को पर्सोनिफिकेशन कर दिया नेशंस की, मतलब उनकी एक अपनी एलोगोरी बना दी। एलिगोरी मतलब एक फीमेल फिगर, उस फीमेल फिगर से क्या हुआ नेशन को पोर्ट्रे किया गया। जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया की हमारी फीमेल फिगर है भारत माता, वैसे ही अपनी अलग अलग नेशंस की आर्टिस्ट ने फीमेल फिगर बनाने स्टार्ट कर दी ताकि भाई वो अपने अलग अलग आइडियाज को पोर्ट्रे कर सके। जैसे कि फीमेल फिगर के थ्रू वो लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक, इन सब को वो पोर्ट्रे कर सके। तो हमारी जो फ्रांस है उसकी जो हमारी एलिगोरी थी या फिर फीमेल फिगर थी वो थी मैरियाना। इसके पास एक रेड कैप थी, ट्राई कलर था, कोकेड थी। ये हमारी जो फ्रांस है उसकी एलिगोरी है मैरियाना। अब जर्मनी की एलिगोरी बनी जर्मेनिया। जर्मेनिया जो है वो ओक्स की लीव पहनती थी। अगर जर्मेनिया के बारे में या फिर जर्मनी के एलिगोरी के बारे में आ जाए तो आप ये 3 पॉइंट लिखोगे वो काफ़ी है। जर्मेनिया जो थी वो एलिगोरी थी जर्मनी की। जो जर्मेनिया है वो ओक लीव्स पहनती थी और जो ये ओक लीव्स हैं ये हीरोइज्म के लिए स्टैंड करती हैं। और जो ये जर्मेनिया है या फिर जो ये एलिगोरी है ये फर्स्ट टाइम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में यूज की गई थी लाइब्रेरियंस के थ्रू। अगर आप ये बोल सकते हैं कि जर्मेनिया जो है वो अपने एक हाथ में स्वॉर्ड रखती थी, वो ऐसे कपड़े पहनती थी, आप ये सब बोल सकते हैं। और जर्मनी का फ्लैग उनके हाथ में था।
अब हमारे कुछ सिंबल्स है, उनके मीनिंग्स है, जैसे कि ब्रोकन चेन्स। ये ब्रोकन चेन्स का मतलब होता है फ्री होना। और ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, मतलब जो हमारी जो ब्रेस्ट है उस पे जो प्लेट है ईगल के साथ, जो जर्मेनिया की ब्रेस्ट पे है, उसका मतलब होता है ये जर्मन एम्पायर का एक सिंबल है जिसका मतलब है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है ओक लीव्स का क्राउन, हीरोइज्म। स्वॉर्ड का मतलब कि वो अभी लड़ने के लिए तैयार है। ओलाइव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, जो स्वॉर्ड के पास ये ओलिव की पत्तियां हैं, इसका मतलब है कि वो शांति बना के रखना चाहती है। ब्लैक रेड और गोल्ड ट्राई कलर, ये हमारी जो लाइबर नेशनलिस्ट का ये फ्लैग है। और रेज ऑफ राइजिंग सन की अपने इराक की बिगनिंग हो रही है, ये जर्मनी की, या फिर आप ये सब लिख सकते हैं कि जर्मेनिया में ये जर्मेनिया के पास स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड पे ओलाइव की ब्रांचेज है, ओक लीव्स का क्राउन है, और इनके मीनिंग आप लिख सकते हैं। अब नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म, 19th सेंचुरी की जो लास्ट क्वार्टर है, जो हमारी नेशनलिज्म की मेन फीलिंग थी, जो आइडलिस्टिक फीलिंग थी कि भाई जो उनके सेंटिमेंट्स थे वो नहीं रहा था, लेकिन वो अब एक नैरो क्रीड बन गया था। अब भाई जो नेशनलिस्ट जो ग्रुप थे वो एक दूसरे को बिल्कुल टॉलरेंट ही नहीं कर सकते थे, अब वो है ना एक दूसरे के साथ युद्ध करने के लिए भी तैयार थे। जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी वो अलग अलग जगह पे लोगों के जो को मैनिपुलेट कर रही थी, अपने खुद के फायदे के लिए वो लोगों को मैनिपुलेट कर रही थी, उनके साथ वॉर करवा रही थी। अब इसी का क्या हुआ, अब इसी का एक एग्जांपल आता है हमारा कन्फ्लिक्ट ओवर भारत। अलग अलग जियोग्राफिकल वेरिएशन है इसमें, है ना, बहुत टाइप के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग कंट्री। इसमें आज के डे का रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, क्रोएशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया, इस अलग अलग टाइप की कंट्रीज, अलग अलग टाइप के नेशंस रहते हैं। और जो उस टाइप के जो इन मतलब जहाँ पे जो लोग इनमें रहते थे, जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स थे, उनको स्लेव्स बोला जाता था। और जो है ना जो मेजर यूरोपियन पावर्स है उनको ना एक दूसरे से बहुत ज्यादा जेलिसी थी, और वो चाहते थे कि भाई वो अपनी खुद का एक्सपेंस कर ले, मतलब अपनी खुद का राज हो उनका बल्कान के ऊपर। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी, ये 4 नेशन थे, ये 4 राइवलरीज थी जिनके बीच में युद्ध हुआ। और इसमें क्या हुआ, इस युद्ध मतलब वो बहुत ज्यादा युद्ध करते थे, बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे बाल्कान के ऊपर। इसी की वजह से हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार किसकी वजह से हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था हमारा वो कन्फ्लिक्ट ओवर बाल्कान, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की वजह से हुआ था। अब हमारा जो हमारा नेशनलिज्म है, जब वो इंपीरियलिज्म मतलब जो लोग बाग है वो अपनी खुद की इंपीरियल डोमिनेशन, खुद का डोमिनेशन चाहते थे दूसरे यूरोपियन नेशंस पे। जब उन्होंने ये सब चीजें करना स्टार्ट कर दिया, जब नेशनलिज्म इसके साथ इंपीरियलिज्म के साथ डोमिनेशन के साथ मिल गया, तो यूरोप का डिजास्टर हुआ 1915 में, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन द यूरोप। ये चैप्टर हमने 40 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया है।